नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास BRDE 101 भारत में ग्राम विकास खंड 3 विकास की प्रकृति और प्रक्रिया इकाई 5 ग्रामीण ऋण लघु वित्त स्वसहायता समूह 5.0 उद्देश्य। इस इकाई का प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को यह बताना है कि ग्रामीण ऋण का क्या महत्व है, ग्रामीण विकास में इसका योगदान और ग्रामीण भारत में ऋण वितरण की पद्धतियों से अवगत कराना है और उनकी पहचान करना है। 1. ऋण के प्रकार ग्रामीण भारत में सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों। 2. इन एजेंसियों की संरचना और नीतियाँ। 3. ग्राम विकास में लघु वित्त की भूमिका। इन एजेंसियों का निष्पादन और सीमाएं। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप इस खंड में उपलब्ध ऋण सुविधाओं के प्रकारों की पहचान कर सकेंगे। ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास में इन ऋण सुविधाओं की भूमिका को जान सकेंगे। इस खंड में एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए ऋण कार्यक्रमों की सूची बना सकेंगे और इन ऋण प्राप्ति से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में अपने पड़ोसियों की सहायता करने के संबंध में जान सकेंगे। 5.1 प्रस्तावना। ग्रामीण क्षेत्र देश की कुल जनसंख्या का 71% संख्या वाला क्षेत्र है, जबकि देश की सकल घरेलू उत्पादकता में इसका योगदान लगभग 21% है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, अर्थात इसमें कृषिगत और हथकरघा उत्पादन शामिल हैं। इसके साथ ग्राम विकास के क्षेत्र में किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, ग्राम स्तर पर सेवा उपलब्ध कराने वाले लोग, लघु व्यापारी, यातायात के साधन उपलब्ध कराने वाले लोग इत्यादि सम्मिलित हैं। भूमंडलीकरण के इस युग में अनाज मूलक वस्तुओं की खेती करने में अब बाजार मूलक गैर अनाज कृषि का व्यवहार चल पड़ा है, इसलिए ऋणात्मक प्रावधानों का महत्व बढ़ा है, जिसके अनेक स्तर है। अब कृषि को वर्षा, भगवान या धरती माता की दया के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए अकस्मात परिघटनाओं के हमारे अनेक विकल्प हैं जो कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। समुचित धन होने के कारण आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकते हैं और समय पर उसका प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात कृषि फसल को लगा सकते हैं, जैसे कि खरीफ और रबी की फसल से पहले होना। सर फ्रेडरिक निकलसन ने सन 1895 में मद्रास की प्रेसिडेंसी में भूमि और कृषि पर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इतिहास से सीखा जा सकता है कि कृषि का एक आवश्यक मात्र ऋण है। यह देश की कोई शर्त नहीं है और न ही भूमि के पट्टे की प्रकृति और न ही कृषि की स्थिति कोई एक तथ्य प्रभावित करता है। जो तथ्य प्रभावित करता है कि खेती करने वाले को ऋण लेना ही पड़ेगा, यही अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ग्रामीण ऋण की कमी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 5.2 भारत में ग्रामीण ऋण व्यवस्था। भारत में ग्रामीण ऋण व्यवस्था को व्यापक रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। 1. असंगठित क्षेत्र। 2. संगठित क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व्यवस्था के अनौपचारिक माध्यम को असंगठित क्षेत्र के रूप में माना गया है। यह व्यवस्था उसी समय से मौजूद है जब से कृषि उत्पादों को बेचने के लिए बाजार में ले जाया जाने लगा था। वास्तव में यह सत्य है कि सन 1954 तक ग्रामीण भारत की ऋण संरचना में इस क्षेत्र का हिस्सेदारी 94% थी। इस क्षेत्र का महत्व बहुत कम हो गया है। इसका मुख्य कारण विभिन्न कानूनों को पारित हो जाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के स्रोतों का विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिकीकरण कर दिया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र अन्यायपूर्ण सूदखोरी पनप गई थी और त्राण वसूली करने के लिए बहुत ही भयानक तरीकों का प्रयोग किया जाता था। इस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें देशी सूदखोर बैंकिंग करते थे, जैसे कि मुल्तानी, पठानी, स्रोप, चेत्यार और अन्य इसी प्रकार के साहूकार होते थे, जिसमें निधियों या ट्रस्ट भी होते थे, जबकि कुछ अन्य गैर व्यावसायिक लोग भी होते थे। उनमें जमींदार, व्यापारी या सौदागर, मारवाड़ी और खेतिहर या बड़े किसान शामिल होते थे। यह क्षेत्र ऊंची ब्याज दर की वसूली के लिए बहुत ही बदनाम थे।
इसके अलावा इनके ऋण वसूली के तरीके भी अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी हैं और इस प्रकार से यह कर्जदारों के लिए ऊंची ब्याज दर पर उनकी दयनीय दशा बना देते थे। यह परिदृश्य पूरे देश में व्यापक रूप से फैला हुआ था तथा ये लोग हमेशा गैर उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए ऋण देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते थे। इन सब के कारण भारत का किसान ऋण के जाल में फंस जाता था और उससे बाहर कभी भी नहीं हो पाता था। भारत में ग्रामीण ऋण व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर बैंकों संस्थाओं की व्यापक संख्या कार्य कर रही है, जैसे कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण शाखाएं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक इत्यादि नीचे के स्तर पर अपना कार्य संचालित कर रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता बैंक, व्यावसायिक बैंक, इन दोनों से मिलाकर जिला स्तर पर लीड जिला बैंक का नाम दिया गया है। राज्य स्तर पर प्रमुख सहकारी बैंक और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्राम विकास बैंक नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहे हैं। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग न्यू को 5.2.1 ग्राम विकास के लिए बैंक का उद्देश्य। 1. लघु और सीमांत किसानों को कृषि, सिंचाई, उर्वरक इत्यादि के माध्यम से अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2. ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए ग्रामीण कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 3. स्वसहायता वित्तीय संस्थाओं को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि ग्रामीण लोगों को लाभ मिल सके, जैसे कि सहकारी ऋण समितियों की स्थापना करना। ऐसे समूहों और संगठनों को वित्तीय सहायता अनुदान देना जो ग्रामीण क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ गांवों को अपनाना या उनको गोद लेना और उनको मूल आवश्यकताओं की वस्तुओं और समुचित प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराकर गांवों में रहने वाले लोगों की स्थिति को सुधारना और इस तरह के गतिशील प्रदर्शित कार्यों को अपनाकर उनको लाभान्वित करना है। भारत में ग्रामीण ऋण सेवा देने के लिए सुझाया गया आरेख निम्नलिखित है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंक को संगठित क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित किया है, जो कि हाल ही की उत्पत्ति है। भारत में व्यावसायिक बैंकिंग स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। इस एजेंसी का नाम सन 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी रखा गया था, जिसका कार्य कलकत्ता में ब्रिटिश ट्रेडिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इसको सन 1935 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का नाम दिया था। इसके बाद इसको भारतीय रिजर्व बैंक का नया नाम दिया गया था। इसका कार्य भारत में ऋण नीतियां बनाना, संयोजन करना और बैंकिंग संरचना को केंद्रीकृत करना है। स्वतंत्रता के समय तक इसके आवश्यक कार्य देश में व्यावसायिक बैंकों के व्यावसायिक लेन देन को नियमित करना था। बोध प्रश्न -1। 1. ऋण के कितने प्रकार हैं जो उत्पादन के लिए स्वीकृत है? 2. कौन से अनुत्पादक ऋण हैं? 5.3 ग्रामीण ऋण संरचना। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 की धारा 52 के अंतर्गत कृषि ऋण विभाग की स्थापना करने की शर्त रखती थी और प्रदत्त करती थी तथा इसके आधार पर सन 1936 और 1937 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसके अंतर्गत ही ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने और ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं के चरित्र या प्रकारों को जानने का एक मापदंड माना गया था। इसी के परिणाम स्वरूप सहकारिता ऋण आंदोलन को पुनः सक्रिय संचालन की गति प्राप्त हुई थी और क्रमांक रूप से 2 संगठनों की स्थापना के साथ सहकारिता ऋण संरचना का विकास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु अवधि और दीर्घ अवधि के प्रावधानों की रचना की गई है। सन 1954 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण अपने हाथ में लिया और इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इसकी सीमाएं निश्चित की और इसके परिणामों को देखते हुए पाया कि ग्रामीण किसानों और खेतिहर लोगों को लाभ पहुंचाने में सहकारिता के द्वारा ऋण प्रदत्त करने की प्रक्रिया नितांत सफल रही। इसके साथ ही अपने निष्कर्ष में आकलन किया कि सहकारिता असफल रही है किंतु सहयोग निश्चित रूप से सफल रहा है। ऋण आंदोलन का आरंभ इस प्राथमिक उद्देश्य से हुआ था कि सूदखोरों, जमींदारों, व्यापारियों इत्यादि चंगुल से ग्रामीण गरीबों को मुक्त कराया जाए और ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस वंचित वर्ग के लिए एक उत्पादक संपत्ति स्वीकार की गई ताकि गरीबी के विभिन्न चक्रों को तोड़ा जाए जिसमें कि संपूर्ण ग्रामीण खेतिहर लोग जकड़े हुए हैं।
यह बात अलग है कि आज भी सूदखोर वर्ग व्यापक रूप से फैला हुआ है, किंतु फिर भी इसको दृढ़ता से नकारा जाता है। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सन 1951-52 में एक आकलन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल ऋण आपूर्ति का 93.6% हिस्सा संगठित क्षेत्र का था। सन 1961-62 में इन आंकड़ों की संख्या कम हुई जो 81% की गई थी, और इसी तरह से सन 1971-72 में यह प्रतिशत घटकर तथा सन 1990-91 तक 60% तक गिर गया था। इस क्षेत्र की ग्रामीण जान आपूर्ति की राशि प्रतिशत रही तथा जैसा कि माना गया था सहकारिता ऋण का विस्तार नहीं हुआ और ग्रामीण वित्तदाता के रूप में इसकी भूमिका पर नगण्य रही है। इसके संबंध में कुछ ऐसी समस्याएं जो आज भी मौजूद हैं, जैसे कि आय, सहकारिता का नेतृत्व और प्रबंधन बड़े किसानों के हाथों में रहा। 2. सदस्यता प्राप्त करने और ऋण का विस्तार करने के प्रावधानों पर भूमि स्वामित्व शर्तों के अनुसार बड़े किसानों का ही प्रभुत्व बना रहा। और 3. इसके साथ ही तकनीकी विशेषज्ञता तथा संचालन की दक्षता की कमी रही है। सन 1954 की ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सुझाव दिया कि 3 मूल सिद्धांतों के आधार पर एकीकृत ग्रामीण ऋण संरचना की स्थापना की जानी चाहिए, जैसे कि आय, विभिन्न स्तरों पर राज्य की भागीदारी हो, आय, ऋण और आर्थिक गतिविधियों पर विशेषकर विपणन व्यवस्था और संसाधन की प्रक्रिया के बीच संयोजन होना आवश्यक है। समुचित प्रशिक्षित कार्मिकों के द्वारा प्रशासनिक संगठन किए जाएं जो ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं से परिचित हों और उनके प्रति उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए। इन सिद्धांतों के अनुसार सहकारिता ऋण संरचना को विकसित किया गया, जिसकी प्रकृति संघीय रूप की रही थी। इसमें निचले स्तर पर प्राथमिक कृषक सहकारिता समितियों, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारिता बैंक व्यवस्था और राज्य स्तरों पर प्रमुख सहकारिता बैंकों की स्थापना की गई। ये ऋण संस्थाएं वित्त की आपूर्ति, इसके प्रयोग का पर्यवेक्षण करना, सदस्यों से बाकी वसूली करना, प्रत्येक स्तर पर इसके कार्यों और संतुलन के शेष बनाए रखना और उनके अनुपूरक वित्तीय स्रोतों को जमा, ऋण उधार को सार्वजनिक निधि विपणन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से संचालित किया गया। तथापि ग्रामीण ऋण पर्याप्तता को ध्यान में न रखते हुए सन 1983 में कृषि पुनर्वित्तीय और विकास आयोग की स्थापना की ताकि वह ग्रामीण ऋण को विकसित कर सके। सहकारिता क्षेत्र को पुनर्वित्तीय व्यवस्था करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1988 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समिति का गठन किया। इसमें ग्रामीण ऋण की आपूर्ति का पुनरीक्षण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में करना था, जो कि सामान्य था और विशेषकर देश के विभिन्न भागों में सघन कृषि उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इसके बाद सन 1965-67 में सूखा पड़ने के कारण कृषि संबंधी विकल्पों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पड़ी, जिसके उपाय के रूप में हरित क्रांति एक महत्व साधन रहा है। इस आवश्यकता के मद्देनजर देश के कुछ भागों में समुचित रूप से ऋण की उपलब्धि कराई गई थी। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक बैंकों को सहकारिता के साथ अपनी अनुपूरक भूमिका के लिए आग्रह किया गया ताकि ग्रामीण ऋण व्यवस्था का विस्तार किया जा सके। इन सब को ध्यान में रखते हुए सन 1968 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद फिर से सन 1980 में कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा को समझते हुए, जिसमें कृषि क्षेत्र भी है, उसमें वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसकी प्राथमिक क्षेत्र दृष्टिकोण की संकल्पना रखी गई थी, जिसमें ऋण देने के लिए प्रस्तुत योजना को शामिल करना था तथा इसमें देश के 336 जिलों में प्रमुख जिला बैंकों की योजना आरंभ की गई। इसका आरंभ संगठनात्मक सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए ढांचागत कार्य की सिफारिश की गई थी। साथ ही राष्ट्रीय ऋण परिषद के आदेश थे। यह योजना क्षेत्र दृष्टिकोण को सभी लोगों द्वारा सराहा गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण ऋण के निम्न उद्देश्य थे। 1. जहां पर बैंक सुविधाएं नहीं हैं, उन जिलों में 17,000 की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक बैंक की स्थापना की जाए। 2. समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए उनके लिए ऋण की व्यवस्था की जाए। 3. जहां पर बैंक सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे क्षेत्रों में जमा योजनाओं को संचालित किया जाए। ऋण व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर सरकारी प्राधिकारियों और बैंकिंग संस्थाओं के बीच संयोजन किया जाए। सरकारी नीतियों के अंतर्गत उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण और बैंकिंग सेवाओं को एकत्रित किया जाए।
इन प्रमुख जला बैंकों के अन्य महत्वपूर्ण कार्य कृषि उत्पादों का विपणन और उर्वरकों का वितरण इत्यादि का विपणन करने के लिए राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को शामिल करना, सहकारिता विपणन और संसाधन समितियों के लिए कार्यात्मक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना, सहकारी चीनी मिलों को अंतरिम वित्तीय सहायता देना, जिला स्तर पर किसान सेवा समितियों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सहयोग प्रदान करना। प्रमुखता के आधार पर IRDP कार्यक्रम के लिए देश के क्षेत्रों में प्रमुख जिला बैंकों ने गांवों को अपनाया या गोद लिया, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक ने अकेले 350 गांवों को इस योजना के अंतर्गत अपनाया, जिसमें लक्षित जनसंख्या का आधार रखा गया था। इस वर्ग के लोगों के लिए ऋण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्याज की दरों में भिन्नता को भी अपनाया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरों के चंगुल पर उनको कुछ राहत मिल सके। यहाँ पर एक केस विस्तार की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के हित में इन प्रमुख जिला बैंकों ने निम्नलिखित कदम उठाए, जो निम्न प्रकार हैं। ऋण के लिए 5,000 रुपए तक की राशि के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता में छूट दी गई। ग्रामीण कारीगरों या ग्रामीण कुटीर उद्योगों के लिए ऋण राशि 25,000 रुपए पर किसी प्रकार की गारंटी या सीमांत राशि लेने की शर्तों पर छूट दी गई, अर्थात इन शर्तों की आवश्यकता नहीं मानी गई। बैंक के शाखा प्रबंधक को स्थल निर्णय के आधार पर ग्राम विकास के हित के लिए ऋण प्राप्तकर्ता को उसके द्वारा प्रस्तावित राशि का 80% ऋण प्रदत्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है। अतः पहली बार ग्रामीण भारत में स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण में ऋण अंतर समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रभावी सफलताएं देखने को मिलीं। उपर्युक्त उपायों के बावजूद ग्रामीण ऋण का प्रसार समुचित नहीं रहा है और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण बैंकों पर एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष एन नरसिम्हम हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने सहकारिता समितियों की उनकी स्थानीय जानकारियों के लाभों का संयोजन करने को कहा है और संसाधनों की सक्रियता तथा संगठनात्मक व्यावसायिक बैंकों की दक्षता से भी लाभ उठाना है। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने प्राथमिक उद्देश्यों के साथ निम्न प्रकार से सहमति दर्शा सकते हैं। 1. उनके परिकल्पित प्रतिपादित क्षेत्रों में लक्षित जनसंख्या के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीनों, मजदूरों, कारीगरों, ग्रामीण उद्यमियों को ऋण और अन्य बैंक सुविधाओं को प्रावधान करना। 2. प्रतिपादित उनके क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्रिया की देखभाल करने के लिए ऋण देना। उनके प्रतिपादित क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के लिए बैंकिंग सेवा प्राप्त करने की आदत में वृद्धि करना। लक्षित जनसंख्या के साथ इस विशिष्ट सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण शायद इसके रिकॉर्ड को नकारने का मुख्य कारण रहा है। जो भी हो, गैर बैंकिंग और बैंकिंग क्षेत्रों में बैंक संगठनों की संख्या बहुत ही प्रभावशाली रही है तथा सन 1985 के अंत तक देश के 322 जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनों की संख्या 10,245 शाखाएं थी, जिन्होंने 980 करोड़ रुपए से अधिक राशि अपनी शाखाओं में जमा की और 1,081 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया। इसलिए कृषि और ग्राम विकास के लिए संस्थागत ऋण के लिए प्राप्ति व्यवस्था की समिति क्रेफिकार्ड कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल बैंक डेवलपमेंट क्राफिकार्ड ने सुझाव दिया था कि वित्तीय व्यवहार या जीवन क्षमता RRB के निष्पादन के मूल्यांकन के मुख्य सीमा नहीं होनी चाहिए या इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर उनका मूल्यांकन करना है। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह महत्वपूर्ण रिकॉर्ड वास्तव में प्रभावपूर्ण है इत्यादि। 1. छोटा ऋण प्राप्त करने वालों के लिए ऋण की आवश्यकता। 2. कमजोर वर्गों में बैंक सेवाओं को प्राप्त करने की आदत डालना। ग्रामीण ऋण के लिए पारदर्शी बहु एजेंसी दृष्टिकोण ने फिर से समस्याएं खड़ी कर दी, जैसे कि ऋण वितरण की दक्षता, कार्य समूह के द्वारा पहचान करना, जो निम्न प्रकार से हैं। 1. संचालन के एक सामान्य क्षेत्र में खुदरा ऋण के तरीकों के परिणाम स्वरूप वित्तीय सीमा से अधिक वित्त प्रदान करना और इसी प्रकार की अन्य अनियमितताएं सामने आई हैं। विभिन्न ग्रामीण ऋण एजेंसियों के साथ अनावश्यक प्रतियोगिता के व्यर्थ खर्च से बचा जाना चाहिए। 3.
ऋण की वसूली में समस्याएं इसलिए आती हैं कि उधार लेना वाला व्यक्ति ऋण एजेंसियों से निकटता स्थापित कर लेता है। 4. बैंकिंग संस्थाओं के बीच विभिन्न प्रक्रिया होने के कारण निम्नलिखित क्षेत्रों में समस्याएं सामने आई, जो निम्नलिखित हैं। क. ऋण सहायता की सामयिकता का होना। ख. स्वीकृति उधार लेने की शक्तियाँ। ग. सुरक्षा मानक। घ. सेवा और कार्य निष्पादन शुल्क। वसूली निष्पादन और प्रक्रियाएं। हालांकि सन 1982 में राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्राम विकास बैंक (NABARD) की स्थापना के साथ ही ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ था। इसका मुख्य कारण कृषि और ग्राम विकास के लिए संस्थागत ऋण के लिए प्राप्ति व्यवस्था की समिति क्राफिकार्ड की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की कृषि ऋण विभाग और कृषि पुनःवित्त और विकास निगम को शामिल किए गए भाग को बाहर कर दिया गया और ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को विकेंद्रीकरण के रूप में कार्य करने के लिए विभाजित कर दिया गया था। कृषि ग्रामीण ऋण और इसकी सहसंबद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सक्रियता या गतिविधियों के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामलों में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान की शक्तियों को और अधिक महत्व दिया गया। इस प्रमुख संस्थान के क्षेत्र में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। 1. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, लघु स्तर पर कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योगों के विकास के लिए पुनः वित्तीय और ऋण का प्रावधान करना। 2. राज्य सहकारिता बैंकों को लघु अवधि के ऋणों के उधार और अग्रिम की 7 वर्ष की अवधि और लंबी अवधि के ऋणों के लिए 25 वर्ष की अवधि निश्चित की गई ताकि सहकारिता ऋण समितियों की पूंजी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके शेयर देने के योग्य बन सकें। 3. ग्रामीण ऋण में परामर्शक सेवाएं देने के अतिरिक्त नीति और योजना के विकास, उनके संचालन, संयोजन, निगरानी, अनुसंधान और प्रशिक्षण देने के लिए प्रावधान तैयार करना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ राज्य केंद्रीय प्राथमिक सहकारिता संगठनों के लिए उनके निरीक्षण के कार्यों को अपने हाथ में लेना। 4. कृषि और ग्राम विकास में अनुसंधान के विकास के लिए निधियों के प्रावधानों का निर्माण करना। कारीगरों और अन्य ग्रामीण शिल्पकारों के उत्पादन तथा विपणन गतिविधियों को सक्रिय करना। 7. केवल लघु सिंचाई कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए भी निवेश उपलब्ध कराना है। यह प्रमुख संस्थान विश्व बैंक परियोजना समूह के साथ ग्राम विकास के क्षेत्र में व्यापक भूमिका निभाने के कार्यों को भी आरंभ कर दिया गया है। आज विश्व बैंक देश में बाहरी निधियों, विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है, जिसका आधार यह माना गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की गरीबी के कारणों का अनुभव इस प्रकार से किया गया जैसे कि आय, अत्यधिक जनसंख्या का होना, सीमित संसाधनों का होना, आदिम समय की प्रौद्योगिकी का होना कि इसे छोड़ा जा सकता है यदि सीमित स्रोतों को बढ़ाया जाए, श्रमिकों को सक्रिय किया जाए। इससे गरीबी कम हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में विकास किया जा सकता है। इन आशाओं और संभावनाओं को पूरा करने के लिए देश में ग्रामीण स्तर पर विकास परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की अत्यंत आवश्यकता है। यह सहायता केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यों को प्रभावित करने, उनको पूरा करने के लिए पंचायतों के माध्यम से विश्व बैंक से वित्तीय सहायता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बोध प्रश्न -2 नोटः 1. विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण ऋण संस्थाओं के निम्नलिखित चित्रण को पूरा कीजिए। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। 2. सहकारिता बैंकों की संरचना बताइए। 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के असफल होने के क्या कारण हैं? 4. NABARD के क्या कार्य है? 5.4 लघु वित्त की संकल्पना। लघु वित्त गरीब और जरूरतमंद लोगों को ऋण और लघु मात्रा में ऋण और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करने का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह ग्रामीण गरीब लोगों की विशिष्ट वित्तीय सेवाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच या उनसे लाभ प्राप्त करने की योग्यता में सुधार करता है, जैसे कि जमा बचत, ऋण उधार लेने, बीमा, धन का स्थानांतरण और समानांतरण, जिसको प्राथमिक और द्वितीय सेवाओं के रूप में विभाजित किया जा सकता है या उनको श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। प्राथमिक सेवाएं जमा बचत, ऋण,
बीमा और धन अंतरण के पक्षों से संबंधित हैं, जबकि द्वितीय सेवाएं उद्यमन, पेंशन, लीजिंग, समानांतरण इत्यादि को अपने में सम्मिलित करती हैं। लघु वित्त सेवाएं उनके विषय पक्ष में नियमित वित्तीय सेवाओं से इसलिए भिन्न नहीं है, यद्यपि आपूर्ति के संचालन और निर्देशन के स्तर के पक्ष में भिन्नताएं मौजूद होती हैं। लघु अर्थ का प्रवाह स्तर के अनुसार धन की लघु राशि का प्रवाह और निर्देशानुसार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समाज के लोगों की, जिन्हें प्रायः सामान्य रूप से कमजोर वर्ग के नाम से जाना जाता है, वहां तक आर्थिक सहायता का प्रवाह करना है। प्राथमिक ऋण सेवाओं की आवश्यकता आंतरिक मांग पर होती है, जबकि द्वितीय ऋण सेवा बाहरी सामाजिक अवबोधन के उत्पादन से जुड़ी है, जिसमें वित्तीय सहायता या सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि क्षमता निर्माण, अग्रा और पिछजा संबंध नहीं रखती है। यह प्रगति प्रक्रिया के माध्यम से गरीबी के विरुद्ध या उसको समाप्त करने के लिए प्रयास माना जाता है। प्राथमिक ऋण सेवाएं व्यक्तिगत लागत को कम करने के माध्यम से समावेशन की प्रक्रिया में शामिल होने में सहयोग मिलता है और द्वितीय ऋण सेवाओं के माध्यम से प्रगति या विकास की प्रक्रिया में सफलता को सुनिश्चित करती है। किसी भी स्तर की वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण प्रावधान निश्चित रूप से पूंजी के मांग और आपूर्ति के उत्पादन पक्ष को बढ़ाती है। इसलिए मांग के कारकों को निम्न प्रकार से निश्चित या निर्धारित किया जाता है। 1. ऋण सेवाओं की उपलब्धता। 2. ऋण सेवा का लाभ उठाना। 3. उन सेवा स्रोतों का प्रभावी रूप से प्रयोग करना। जबकि आपूर्ति कारकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। 1. पूंजीली, नियमन और पर्यवेक्षण। 3. वितरण के तरीके एवं विपणन स्थितियों को सततता और समायोजित करना। लघु वित्तीय क्षेत्र में पूंजी एक अत्यावश्यक स्रोत या तंत्र है, यद्यपि इसकी लघु मात्रा पर कोई पाबंदी नहीं है, फिर भी इसमें मात्रा व्यापार के आकार प्रकार को सुनिश्चित करता है और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के प्रयोग भी बचत और ऋण खपत दर के स्तर को निर्धारित करता है। परंतु इस कमी पर काबू किया जा सकता है, जैसे कि संवेदना की प्रवृत्ति, सहयोग और लघु वित्त गतिविधियों में अत्यधिक पारदर्शिता के निर्माण के साथ घर घर जाकर सेवाएं देना है और मुक्त बाजार की ताकतों के नकारात्मक प्रभावों को रोकने का कार्य भी साथ साथ करने की आवश्यकता होगी। साथ ही लघु ऋण संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए सूचना व्यवस्था को प्रभावी करना, नियमन और पर्यवेक्षण पर ध्यान देना और उच्च स्तर का आश्वासन प्रदत्त करना है। फिर भी सतत और ग्राम विकास की गारंटी की व्यापक गारंटी देना इसमें शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यह लक्षण प्राथमिक उत्पादकों, व्यापार मध्यस्थों और खाद्य संसाधनों की संस्थाओं के बीच संबंधों को प्रदर्शित करती है। इनकी नए विकास केंद्रों की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होंगे, इनकी संभावनाएं बन रही हैं। इस अनाज उत्पादन के युग में अनचाहे रूप से पंचमेल की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आज समान रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति व्यापक विभिन्न बाजारों की स्थितियों के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में असंख्य उत्पाद मौजूद हैं। कृषि के विविधताओं के उत्पादों का नए केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इसने अनाज उत्पादों और गैर अनाज उत्पादों की भरमार हो गई है तथा नकद फसल उत्पादन, जो कि भंडारण का एक पक्ष रखती है, इसके साथ बाजार मूलक कृषि, परिवहन, संसाधन और खुदरा बाजार को सशक्त बनाने के साथ कृषि विविधताओं और ग्रामीण उद्योग के बीच संबंधों को स्थापित करती है और सीधे नए बाजार दृष्टिकोण को जन्म देने के साथ में सरकार द्वारा नियमित थोक व्यापार के बाजार का विरोध करता है, जो किसानों को विपणन में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। यह नई व्यवस्था केवल कृषि संसाधन इकाइयों को कच्चा माल ही नहीं देता है, बल्कि किसानों और ग्रामीण कारीगरों और इनके साथ ही ग्रामीण उद्यमियों को अधिकतम लाभ देता है और उनकी सहायता करता है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार करता है। नया विकास मंत्र लघु वित्त सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज के राजनीतिक सिद्धांतों की भी पूर्ति करता है तथा परिवर्तन देखने में आए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की कमियों को भी सुधारने में भी सहायक रहा है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 5.5 लघु वित्त और स्वसहायता समूह। अत्यंत ग्रामीण गरीब लोगों के लिए ऋण व्यवस्था के विकल्पों के बारे में एक लंबे समय से सोचा जा रहा था, जो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस संबंध में सरकार और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऋण व्यवस्था के विभिन्न अनुभवों के साथ एक पूर्ण आकार प्राप्त कर लिया है। सन 1974 में स्वरोजगार महिला संघ सेवा
बैंक की स्थापना हुई और इसके पश्चात इसी के मार्ग पर या पथ चिन्हों पर मैसूर पुनर्वास और विकास एजेंसी मेरादा तथा मोहम्मद यूनुस की ग्रामीण ग्रुप मॉडल की स्थापना की गई, जिसको सन 1970 में क्रेडिट मैनेजमेंट ग्रुप जी के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इन्हीं की पृष्ठभूमि में आज का स्वसहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG ग्राम विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित हुआ था। इसका कार्य ग्राम विकास के क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना था। उपर्युक्त के इस ग्राम विकास में महत्वपूर्ण आयामों की ओर इंगित करते हैं। इसके बाद सन 1991-92 में 500 स्वसहायता समूहों के अनुभवों के आधार पर प्रमुख परियोजनाओं के साथ नाबार्ड की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सन 1994 में इन अनुभवों के अध्ययन के लिए कार्य समूह की स्थापना की और सन 1996 में इसने एक सर्कुलर निकाला जिसमें पोषक ऋण संबंध स्वसहायता समूह और बैंकों के साथ वित्तीय संबंधों से अनौपचारिक रूप से जोड़ दिया था। ग्राम विकास में लघु वित्त के क्षेत्र में यह नीति निर्णय एक सीमा तक मील का पत्थर सिद्ध हुआ था। इसी प्रकार के निर्णय के अनुसार एक और नवीन प्रस्ताव किसान क्रेडिट कार्ड पॉलिसी की घोषणा ने बैंकों से लघु अवधि के ऋण अपनी भूमि के अनुबंध पर देना स्वीकार किया गया। इस तरह से भूमिधारी लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हो गया था। 5.5.1 स्वसहायता समूह SHG क्या है? ये लोगों के छोटे समूह हैं जो आर्थिक और सामाजिक शोषण को समान रूप से झेलते हैं, उनका सामना करते हैं। वे अपनी गरीबी के उन्मूलन के लिए तथा समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक साथ संगठित होकर अपने स्रोतों वित्तीय साधनों का उपयोग करने के लिए सामूहिक प्रयास किए और इस तरह से मिलकर एक सामान्य निधि का निर्माण किया। इस सामान्य निधि के समूह की सदस्यता की संख्या कम से कम 10 रखी गई और अधिक से अधिक 20 सदस्यों की संख्या रखी गई थी। सभी सदस्यों की बैठक में निर्णय लेने के बाद सदस्य को अपना खाता बैंक में खोलने की अनुमति मिल पाती, जिसमें वे अपनी धनराशि जमा करते हैं। समूह के समस्या मुक्त संचालन के 6 महीने के पश्चात, जो कि एक शर्त की अवधि होती है, बैंक से अपने सदस्यों के लिए नियमानुसार ऋण देने की मांग कर सकता है। बैंक के संसाधनों और समूह की सामान्य निधि के अनुसार जो उसकी जमा राशि के आधार पर निर्भर करती है, समूह के सदस्यों को ऋण लेने के लिए ऋण संबद्ध कर देता है। यह ऋण स्वसहायता समूह के लिए हैं और इनका प्रयोग अंतः समूह ऋण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो कि स्वसहायता समूह के द्वारा मान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त और उपयोगी हो। समूह के सदस्य यह महसूस करते हैं कि यह उनकी बचत है और बैंक जो हमें ऋण देता है वह हमारी ही धनराशि है। इसलिए समूह के सभी सदस्य अपने ऋण की किश्तों को पूरी इच्छा से बैंकों को वापस जमा करा देते हैं। समूह मानसिक रूप से ऋण संबंध योजना के संचालन से जुड़ा होता है और उसके ऊपर नैतिक रूप से यह देखा गया है कि उनके ऋण की भुगतान स्थिति 100% है। समूह के सदस्यों और बैंकों के बीच बराबर बनी रहती है और वह एक स्वच्छ प्रतीकात्मक होती है। इसके प्रभावों से यह प्रदर्शित होता है कि इसके प्रभावों के कारण बैंकों के साथ विदेश व्यापार के अवसरों के लिए अधिनियमों को पारित होना है और इन सब के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूह का विकास और उत्थान अद्भुत रूप से हुआ है। बैंकों का यह मानना है कि स्वसहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना केवल बैंकों की समाज के प्रति प्रतिबद्धता को ही दर्शाना नहीं है, अपितु प्राथमिक क्षेत्र में अच्छे व्यापार के अवसरों में उनकी समृद्धि करने में निवेश करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत और साधन है। नाबार्ड बैंकों को 100% पुनः वित्तीयन करता है जिस स्वसहायता समूहों को देना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वसहायता समूह और बैंकों के अच्छे संबंधों के कारण ग्राम विकास एक विकास के पथ की ओर अग्रसर है। स्वसहायता समूह की संरचना 10 से 20 परिवारों से की जाती है, जिसमें प्रत्येक परिवार से एक पुरुष अथवा महिला को सदस्यता दी जाती है। इसके साथ ही एक यह अनिवार्य शर्त है कि स्वसहायता समूह के सदस्य एक समान सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबद्ध होने चाहिए। उनकी पृष्ठभूमि नितांत गरीब होने की आवश्यकता है, ताकि पोषक समस्या की मुक्ति के लिए उनके बीच अंतःक्रियाओं को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही यह भी शर्त है कि वे ऐसे परिवारों से संबंध रखते हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूदखोरों या साहूकारों पर निर्भर रहते हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय 250 रुपए से कम हो और उनकी निजी भूमि 25 एकड़ से अधिक न हो। साथ ही उनके पास सिंचाई के साधनों का अभाव होना चाहिए।
इसके साथ ही ऋण संबद्ध करने के लिए स्वसहायता समूह के लिए सामान्य जीवन स्तर की स्थिति हो जिसके लिए समूह ने स्वीकृति दी गई हो। यह निम्न प्रकार हैं। 1. सदस्यों के पास पक्का घर न हो। 2. सुरक्षित पेयजल का अभाव अथवा उनकी पहुंच से बाहर हो। 3. शौचालय का न होना। प्रतिदिन पूरे भोजन का न मिलना। 5. परिवार में प्रौढ़ों से अधिक बच्चों की संख्या का होना। परिवार में कोई एक सदस्य शराब पीने का आदी हो या कोई एक सदस्य लंबी बीमारी से पीड़ित हो। 7. सदस्य का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध होना चाहिए। उपर्युक्त 7 सामान्य स्थिति में रहने की शर्तों के अतिरिक्त 4 शर्तों को पूरी करने की शर्त भी जो समूह की मान्यता के लिए परिवारों के सदस्यों को पूरी करनी है। नियमित व्यवस्था के साथ सभी सदस्यों को नियमित रूप से साप्ताहिक बैठक में अनिवार्य उपस्थित होना है और सभी रजिस्टरों को अद्यतन पूरा रखना है, जैसे कि सदस्यता, बैठकों के कार्यवृत्ति, बचत और उधार या ऋण रजिस्टर को पूरा रखना है। बैठकों के समय इन सबको अद्यतन रखना ताकि प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके और विश्वास, साख और आत्मविश्वास को यहाँ तक अशिक्षित सदस्यों को भी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। स्वसहायता समूह का प्रमुख कार्य बचत और मितव्ययिता को बढ़ाना है। संबंधित राशि थोड़ी या कम हो सकती है, किंतु इसकी प्रक्रिया सतत बनी रहनी आवश्यक है और सभी सदस्यों की आदत में सम्मिलित होना चाहिए। वित्तीय विषयों के साथ आत्मनिर्भरता की आदत को विकसित करना है, लघु बचत के माध्यम से संग्रहण करना है तथा समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर आंतरिक निधि को अपने सदस्यों के बीच वितरित की जा सकता है, अर्थात उनको ऋण दिया जा सकता है। समूह की आर्थिक और सामाजिक कमजोरी को कम करने के लिए पोषक सामूहिक दृष्टिकोण को अपनाना है। बैंक से सामान्य बचत निधि से लिया गया ऋण सदस्यों की बैठक में उनके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सदस्यों को ऋण दिया जाएगा। स्वसहायता समूह 3 व्यक्तियों को इसके लिए प्राधिकृत करेगा। इनमें से 2 व्यक्ति स्वसहायता समूह के सदस्य अपना लेखा जोखा तैयार करेंगे, जो खातों और बहियों को सरल और स्पष्ट प्रक्रिया से जो सभी सदस्यों की समझ में आ सके उनको ब्याज और अन्य लेन देन का रिकॉर्ड रखना है। प्रायः बैंक वर्ष में 4 बार ऋण की स्वीकृति प्रदान करते हैं और यह राशि सामान्य निधि में रखी जाती है। यह ब्रांच मैनेजर के विवेकानुसार नहीं होती है, यह तो उसकी एक शर्त का पालन करना होता है जो स्वसहायता की होती है। ऋण का उद्देश्य उत्पादनमूलक आवश्यकताओं पर दिया जाता है, वहीं पर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए भी ऋण दिया जाता है, अर्थात आर्थिक संबंधी संपत्ति खरीदने, विवाह, जन्म मृत्यु, अस्पताल और स्वास्थ्य के देखभाल की आवश्यकता इत्यादि के लिए निर्धारित होता है। किंतु सब स्वसहायता समूह में चर्चा करने के बाद बैठक बहुत ही सीमित है। यद्यपि ग्रामीण गरीब की सबसे छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यह सब ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारी प्रक्रिया कम से कम सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से लिया जाता है और उसका पालन किया जाता है। बोध प्रश्न -2 नोट 1 लघु वित्त संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? 2 स्वसहायता समूह क्या हैं? यह ग्रामीण भाग के कौन से वर्ग के लिए निर्धारित है? 3 स्वसहायता समूह के मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है? 5.6 निष्पादन और सीमाएं। भारत में ग्रामीण ऋण पर साहित्य की समीक्षा करने के पश्चात यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण ऋण 2 स्रोतों के माध्यम से पूरी होती है। प्रथम गैर संस्थागत स्रोत जिनको साहूकार और सूदखोर संचालित करते हैं और दूसरा स्रोत है संस्थागत ऋणदाता। इनका संचालन सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों, व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के द्वारा संचालित किया जाता है। यद्यपि संस्थागत ऋण व्यवस्था में पिछले वर्षों के दौरान काफी वृद्धि हुई है और उनकी अनुपूरक भूमिका वाले स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम हो गई है। यद्यपि अवसरों में भी कमी आई है। अखिल भारतीय डेबिट और निवेश सर्वे 2002 के अनुसार संस्थागत एजेंसियों के शेयर ग्रामीण कृषि के नकद डेबिट कुल राशि सन 1951 में 73% थी, जो सन 1971 में 31.7% हो गई, सन 1981 में 632% थी और सन 1991 में 86.3% से सन 2002 में 61.1% हो गई। इस संबंध में निम्नलिखित आंकड़े उपर्युक्त समीक्षा को निष्कर्ष के रूप में प्रकाश डालते हुए स्पष्ट करेंगे।
तालिका डैश एक खेतिहर परिवारों के 4 ऋण हिस्सेदारी का प्रासंगिक प्रतिशत। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। हालांकि गैर संस्थागत ऋण स्रोतों की घटना में कुछ मामूली वृद्धि को पंजीकृत किया गया है, जिसका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की राउंड्स 2002 अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है। इसके साथ इस भी तथ्य को रेखांकित किया गया है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि विरदम, तेलंगाना इत्यादि में साहूकारों से ऋण उधार लेने वालों की संख्या कम हो गई और सूदखोरों की श्रेणी भी सिमटकर सामाजिक रोग विज्ञान तक ही रह गई है। हालांकि जो भी हो, संस्थागत ऋण व्यवस्था में पिछले वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, विशेषकर पिछले 50 वर्षों में इसमें व्यापकता आई है। इसका आरंभ 1930 में हुआ था, जो सन 1980 तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने विशेष परिवर्तन और इसको गति प्रदान की है। इसके साथ ही वैधानिक उच्च प्राथमिकता का आवंटन ने इस क्षेत्र को यानी कृषि और इससे संबद्ध ग्रामीण उद्योगों का संस्थागत मूलक नेतृत्व, जिला योजना और बाद के राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों का संजाल पूरे देश में फैल गया था। इन सब घटनाओं के परिणाम स्वरूप संस्थागत ऋण स्रोतों को बेहतर विकल्प के रूप में माना गया, जो पहले अनौपचारिक और गैर संस्थागत ऋण व्यवस्था के रूप में कार्यरत थे। अब संस्थागत ऋण स्रोतों की कार्य निष्पादन को उनके संदर्भ में देखने की आवश्यकता है और विभिन्न ऋण स्रोतों की भूमिका इन दशकों में कम हुई है। यह निम्न प्रकार हैं। तालिका 2 संस्थागत ऋण प्रतिशत में कुल राशि या शेयर। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। सन 1970 से 2002-2004 तक सहकारिता क्षेत्र के शेयर प्रतिशत की विस्तार का संशोधन किया है। इसी प्रकार से पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों का 8.7% पर रुका हुआ है, जो साहूकारों के ग्राहकों की कमी को स्पष्ट करने के लिए समुचित है। इस समकालीन अवधि में कर्ज लेने वालों के विस्तार संख्या 89% की वृद्धि को पंजीकृत किया गया है। इन संस्थागत ऋण के 2 स्रोतों ने गंभीर सीमाओं को निर्धारित किया गया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि संस्थागत ऋण एजेंसियों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के ऋण प्रवाह के मौजूदा दरार अंतर को पूरा करने में असफल रही है। नीति निर्माताओं के विचार प्रक्रिया में सीमांत परिवर्तन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वित्त के युग में प्रवेश किया है। ग्रामीण ऋण के इस ढांचे ने ग्रामीण समाज के निचले स्तर के लिए ऋण अंतर को पाटने के लिए एक पुल का काम किया है। इस उपलब्धि की इस तथ्य के माध्यम से नापा जा सकता है कि स्व-सहायता समूहों के ऋण संबद्धों के लिए स्थापित लक्ष्य की सीमाओं की प्रत्येक स्तर पर लांघा गया है। सन 2003-04 में स्व-सहायता समूहों की सीमा 1.85 थी, जो 3.47 लाख की संख्या में स्व-सहायता समूहों का आंकड़ा रहा है, जिसमें औसतन पुनःवित्त की राशि 1006 करोड़ रुपए थी, जिसे नाबार्ड ने उपलब्ध कराया। उस वर्ष में लक्षित राशि 705.44 करोड़ रुपए थी, जबकि सन 2004-05 में स्व-सहायता समूह का ऋण लिंकेज अन्य 2,16,051 करोड़ रुपए को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया और तब तक ऋण संबद्ध संचयी राशि 10,79,091 करोड़ रुपए से मार्च 2004 को 14,26,354 स्व-सहायता समूह हो गई और मार्च 2004 में संचयी बैंक ऋण वितरण और पुनः वित्त सहायक औसतन राशि 5,674 करोड़ रुपए और 3,310 करोड़ रुपए क्रमशः हो गई थी। गरीबी से पीड़ित परिवारों की संख्या स्व-सहायता समूह के ऋण संबद्ध से लाभार्थियों की संख्या 1.67 करोड़ से 2.14 करोड़ की संख्या इस समसामयिक समय हो गई। एक अनुमान के अनुसार स्व-सहायता समूह की 90% से अधिक की संख्या सभी महिला सदस्य समूहों की है। स्व-सहायता समूह की सफलता का आधार विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी की रही है। ग्रामीण ऋण पक्ष गैर प्राथमिकता भाग तत्वों के लिए समान योजना का विस्तार इसका साक्ष्य रहा है, जैसे कि संयुक्त उत्तरदायित्व समूह, जो मध्यम वर्ग के ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था, जो जोतदार किसान, मौखिक रूप से लीज पर किसान, शेयरधारी, फसल पैदा करने वाले किसान, इसके अतिरिक्त लघु और सीमांत किसान शामिल किए गए। इस योजना की प्रमुख परियोजना का स्तर और यह केवल 8 एजेंसियों के माध्यम से 7 राज्यों में आरंभ की गई थी, जैसे कि बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आरंभ की गई थी। इस प्रकार अन्य परियोजना का फार्मर्स क्लब के सन 2004 तक 11,000 किसानों के क्लब से आरंभ किया था। इनको नाबार्ड द्वारा प्रायोजित किया गया था।
इसका उद्देश्य विशेषकर पूरे देश में मध्यम वर्ग के किसान समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके अगले वर्ष ही इसी प्रकार 5,000 क्लबों को प्रायोजित किया गया। इनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और व्यावसायिक बैंकों द्वारा सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसमें गैर अनाज उत्पादनों, भंडारण, परिवहन, बाजार की पहलों के लिए ऋण सुविधाओं को और अधिक उपलब्ध कराना था। इसके साथ विपणन संबंधी पहलों को गैर संरक्षणात्मक कृषि क्षेत्र में रखा गया था। ग्रामीण ऋण प्रभाव की नीति मानकों को बदलते हुए कृषि उधार या ऋण को और अधिक गहन और व्यापक बनाने का प्रयास किया गया। 5.6.1 सीमाएं। सहकारिता का क्षेत्र वास्तव में गरीबी उन्मूलन करने का एकमात्र उपाय था, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात के समय में इसका उद्देश्य भी ग्रामीण गरीबों की सहायता करना, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन करना था। परंतु हुआ इसके उल्टा ही, क्योंकि कुछ कम गरीबों, भूमिप्तियों और इसके राजनीतिक लोगों ने अपने हितों को साधने के लिए इस पर जबरन कब्जा कर लिया। ये सब लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थे, किंतु इन्होंने इसका लाभ गरीबों को नहीं मिलने दिया। यह सब इसी का परिणाम है कि आज भी केवल ग्रामीण समाज की ऋण आवश्यकताओं को 30% ही पूरा कर पाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी कमजोरियां सम्मिलित हो गई हैं, परंतु अभी भी सहकारिता राजनीति का कोई अन्य विकल्प उभर कर सामने नहीं आया है। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अनुसूचित व्यावसायिक बैंक ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में छोटे जमींदारों और छोटे किसानों को ऋण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, किंतु यह अभी तक केवल 5% छोटे और सीमांत किसानों को दे सके और ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्गों को केवल 10% कुल बैंक ऋण सके हैं। इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि अधिकतर 40% ग्रामीण ऋण लघु ऋण के माध्यम से ही पूरा किया जाता है, जिसको पुनः वित्त के माध्यम से नाबार्ड के द्वारा पूर्ति की जाती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना विशेष तौर पर ग्रामीण गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की गई थी। सन 1912 तक कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से केवल 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ही लाभ की स्थिति में थे। यह सब व्यवसाय विरोधी के कारण कार्य नहीं कर सके, जिसका कारण केवल 2002-03 की अवधि में 8.7% पर ही थम गए। फिर भी सन 2004 में इस योजना को और अधिक मजबूत करने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए और प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 160 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने लाभ की स्थिति को पंजीकृत कराया, जबकि 90 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक भी लगातार हानि की स्थिति में बने हुए हैं। इन बैंकों को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया ने 180 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाभ के लिए संपूर्ण परिदृश्य को ही बदल दिया था, जबकि ऋण जमा का अनुपात 40% से ऊपर हो गया, जबकि अन्य 90 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा अनुपात केवल 25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नीचे ही बना रहा। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं और न ही लघु ऋण संस्थाओं के रूप में दिखाई देंगे। उपर्युक्त विश्लेषण केवल ग्रामीण भारत की ऋण संस्थाओं की स्पष्ट दिखाई देने वाली कमियों को कम करके उसका विकास करना है। इन स्थितियों में अत्यधिक परिवर्तन आया है। विकास के लिए ऋण संस्थाओं की स्थापना राज्य द्वारा प्रायोजित की जा रही है। व्यापार विशेष नीति निर्माण के साथ कल्याण के उद्देश्य मिले जुले हैं। इनका आधार प्रतियोगिता, बाजार मूल्य, मूल्यांकन का समुचित निष्पादन के आर्थिक सिद्धांत नहीं है। ऋण उत्पादकता में लंबी अवधि का नवीन निवेश किया गया है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह कल्याण या परोपकार, अनुदान और वोट बैंक को ध्यान में रखकर तथा बैंक ब्याज दर को कम करके ऋण प्रवाह को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण ऋण का पूरी तरह से राजनीतिकीकरण कर दिया गया है। यही सबसे बड़ा कारण है कि गरीबी का उन्मूलन और गरीबों का लाभ नहीं मिल रहा है। 5.7 सारांश। ग्रामीण ऋण की भूमिका ग्राम विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। ग्रामीण ऋण या तो विभिन्न साहूकारों या सूदखोर की श्रेणी के लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सहकारी ऋण संरचना ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और इसका संबंध अन्य ग्राम विकास के पक्षों के साथ संबद्ध था, परंतु यह एक दुखद विषय है। इस सहकारिता ने धनी लोगों को लाभ पहुंचाया और ग्रामीण गरीबों की इसने उपेक्षा की। उनको किसी प्रकार लाभ नहीं दिया गया। इसकी किसी भी प्रक्रिया में गरीबों को सम्मिलित नहीं किया गया था।
इसके बाद प्रमुख व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप इसमें कुछ सुधार देखने को मिले। इसके माध्यम से कृषि और इससे संबद्ध ग्रामीण उद्योगों को उच्च प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इस तरह से सहयोगात्मक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह का संचालन किया गया। जिलों के लिए जिला बैंक योजना की स्थापना की तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में ग्रामीण बैंकिंग को आरंभ करते हुए उसके व्यापक अधिकार क्षेत्र उपलब्ध कराए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब से गरीब लोगों के लिए जहां बैंक नहीं थे वहां पर सरलता से ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण प्रवाह का कार्य आरंभ किया ताकि बेहतर स्थानिक वितरण हो सके। सन 1995 के मध्य में ऋण का क्षेत्रीय वितरण आरंभ किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण गुप मॉडल के ढांचे पर लघु वित्त की संकल्पना को स्वीकार किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों और भारत से मौद्रिक राशि प्राप्त की गई, जिसका साक्षी स्वसहायता समूहों का व्यापक विस्तार है जो पूरे देश में व्याप्त हो गया था। इसने ऋण लिंक के क्षेत्र में सफलता की कहानी लिखी है। यह मॉडल सफलता का एक बेलगाम घोड़ा बन गया जिस समूह में सभी महिला सदस्य थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था और इसकी शक्ति श्रेष्ठ मानक में बदल गई और इसे लघु वित्त स्वसहायता समूह से संबद्ध कर दिया गया था। इसकी सफलता का मुख्य कारण समुचित नीति निर्माण, क्षमता निर्माण और नियमन तथा निगरानी के साथ पर्यवेक्षण करना रहा है। इन सभी उपायों और पहलों के बावजूद इसने ग्राम विकास के क्षेत्र में व्यापक आधार को प्राप्त कर लिया था। इसकी प्रमुख धुरी ग्रामीण समाजों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना था। 5.7 प्रमुख शब्द। क्षेत्र दृष्टिकोण, नए बैंक खोलने के लिए आवश्यक ग्रामीण ऋण की पहचान करना, ऋण के लिए पूंजी वितरण करना, शामिल क्षेत्रों के आधार पर वित्त का वितरण करना, ऋण का क्षेत्रीय वितरण, क्षेत्रों के आधार पर वित्त का वितरण करना जैसे कि कृषि मूलक, कुटीर उद्योग और लघु स्तरीय उद्योग। बचत और मितव्ययिता, बैंक में जमा कराने के लिए अपने खर्चों को कम करना और धन बचाना और व्यर्थ में धन को बर्बाद करने से बचना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।